हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं आपको IT वर्ल्ड कंप्यूटर विथ रैपिड मैथ्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको आज जेल प्रहरी का प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम की एनालिसिस कराऊंगा 30 सितंबर 2018 वाले की। अपन पहले मैथ पार्ट पर चलते हैं। हाँ, इसमें जेल प्रहरी में 20 नंबर्स का मैथ आता है। कितना? 20, यानी 20 क्वेश्चन ही आते हैं और 20 नंबर का ही होता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। इसमें 100 नंबर का पेपर रहता है, 5 पार्टों में डिवाइड रहता है। जनरल मैथमेटिक्स टॉपिक के अनुसार आता है। टॉपिक वाले क्वेश्चन अलग अलग पार्टों में डिवाइड रहते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखेंगे, व्यास 4l+2 वाले एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो वृत्त क्या होता है मैं बता देता हूँ। गोल जो वृत्त होता है और यहाँ से केंद्र है, केंद्र से ये दूरी है, ये त्रिज्या होती है। और जो जीवा या कोड बोलूँ मैं, ये यहाँ से केंद्र से निकल के जाएगी, यहाँ से यहाँ तक निकल के जाएगी। वो क्या होगी? पूरा केंद्र से निकल के अगर कोई रेखा जाती है पूरी, तो वो क्या हो जाती है? अपना व्यास हो जाता है ना। व्यास का आधा क्या होता है? जीवा होती है। ये त्रिज्या r ये होगी, r इधर होगी, जैसे ये वाली दूरी, तो ये पूरा 2r क्या हो जाएगा? 2r क्या हो जाता है? व्यास हो जाता है ना। केंद्र से अगर कोई रेखा निकल रही है सीधा, ये इसको जीवा कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। तो 2r बराबर क्या होता है? व्यास होता है ना। तो r का मान निकालोगे तो क्या होगा? व्यास का आधा हो जाएगा। व्यास का आधा क्या होता है? r का मान होता है। हमारे पास व्यास दिया है, आधा क्या होगा? 4l+2, ये व्यास है। त्रिज्या निकालोगे तो व्यास का आधा हो जाएगा, यानी 2, है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4l/2। देखो ये 4 है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। चाहता तो उसमें ऐसे लिख सकता था l+1, ऐसे यहाँ से कॉमन ले लेता तो 2l+1/2 हो जाता। 2 से 2 कट जाता, तो ये भी 2l+1 भी अपना व्यास होता है। ऐसे भी 2l+1 भी ऑप्शन दे सकता था, लेकिन उसने सीधा का सीधा दिया, कुछ नहीं है, केवल 2 का भाग देना है ना। इस बात को ध्यान रखें, व्यास का आधा क्या होती है? त्रिज्या होती है ओनली। कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा सा समझाने के लिए बताना पड़ता है। कोई स्टूडेंट पहली बार देख रहा है, उसका बेसिक ही क्लियर नहीं है, 12th के बाद शुरू में आया है, या एग्रीकल्चर लिया है, या जो भी सब्जेक्ट हो, कैसा भी हो, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा ना। जिसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा उसकी भी समझ में आएगा। मैं इस तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, है ना। और जो पढ़ा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम्स आएगी नहीं। एक की वर्तमान उम्र एवं 10 वर्ष पश्चात की उम्र का अनुपात 4:5 है। एक की वर्तमान उम्र क्या है? देखो, एक की वर्तमान उम्र, अब की उम्र, वर्तमान, और 10 वर्ष बाद, यानी वर्तमान में 4 है तो 10 वर्ष बाद, 10 ईयर्स बाद 5 है। अब बताओ, अब 4 है अनुपात में, 10 ईयर्स बाद 5 है, यानी हमारे अकॉर्डिंग कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है ना। 1 कब बढ़ रहा है? जब 10 वर्ष है। 1 का मान कितना है? 10 वर्ष है। तो फिर वर्तमान में अब कितनी होगी? यानी 4 का मान कितना होगा? 4 × 10, और 10 वर्ष बाद क्या होगा? 50, यानी वर्तमान में उम्र कितनी होगी फिर? 40 वर्ष, है ना। हमारे अकॉर्डिंग अनुपात में कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है, और क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि 10 वर्ष बढ़ा है, तो वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष। क्लियर है? चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ, बेसिक चीजें हैं, कुछ ज्यादा है नहीं खास। देखो, -95 में से +103 घटाना है। -95 से अब घटाओगे तो माइनस लगाओगे, +103 घटाओगे, इस तरीके से लिख रहा हूं मैं। यह तो माइनस प्लस क्या हो जाता है? माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। ये चीजें आप जानते हो। अब इनसे 2 होगा तो माइनस के 95 माइनस 103, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस के 198। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। कल इसमें प्लस माइनस दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। थोड़ा आराम से हाँ पढ़ेंगे क्वेश्चन। यदि 20 पुरुष एक पुल का निर्माण 24 दिनों में कर सकते हैं, तो 32 पुरुष ऐसे 2 पुलों का निर्माण कितने दिनों में करेंगे? हाँ, ये मैंने बताया था, इससे पहली वाली वीडियो में भी बताया था, फिर भी मैं लिख रहा हूँ इसको। ये रहता है M1 D1 T1 E1 और H1 अपॉन M2 D2 T2, सॉरी हाँ ऐसे कर दो, D2 T2 E2 और H2 बराबर क्या होगा? W1 अपॉन W2। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं मैं, या मैं ऐसे लिख दूं, इसको नीचे ले आऊं। तो इसमें होता क्या है? मेन चीज देखो, M4 मैन, D4 डे, T4 टाइम, E4 इफिशियंसी और H4 हावर, है ना।
हमने देखा 20 पुरुष यानी एम मैन, तो 20 आदमी, ठीक है। फिर उसने कहा, आगे कह रहा है वो कि 24 दिनों में कर रहे हैं, तो डे कितना है, 24 है, यानी 20 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं। हमें निकालना है 32 पुरुष। देखो 32 पुरुष ऐसे 2 पुलों का निर्माण कितने दिनों में करेंगे, तो हमें नहीं पता कितने दिनों में करेंगे, लेकिन 20 पुरुष एक पुल का निर्माण, यानी वर्क था जो W1 नीचे आ जाता है, तो वर्क कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे वर्क कितना बढ़ गया, 2 हो गया, यानी 32 आदमी कितने दिनों में 2 पुल का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे 1 वर्क था, 1 हो गया, यहाँ 2 है तो 2 हो गया, 2 गुना 4 गुना वर्क को बढ़ा सकता है। अब क्या है, काटना है, केवल 2 से इसको काट दूं मैं, 16 हो जाएगा, 8 से 8 दूनी 16, 8 3 24, 2 से इसको काट दूं तो 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 × 10, है ना, 3 × 10 = D, तो कितना हो जाएगा, D = हो जाएगा 30, है ना, कितना हो जाएगा, D = 30 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाँ, 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले प्रत्येक 3 घन एक घनाभ से शुरू से अंत तक जुड़े हुए हैं। परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और तीनों घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः अनुपात में है। आपको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। इसमें क्या दिया हमें, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन दिए हैं। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को एक घनाभ बना रहे हैं अपन। तो फिर पूछा है परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो घनाभ बनेगा, घनों से मिलकर जो घनाभ बनेगा उसका क्षेत्रफल और तीनों घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। पहले हमें देखना है कि देखो इस तरीके से एक घन का मैं आकार बता देता हूँ, ऐसे घन बनेगा, ठीक है। ये हमारा घन रहेगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये 4 होगी, ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी, सभी 4 होंगी। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं, कितना होता है, 6 पृष्ठ होते हैं, घन में 6 पृष्ठ होते हैं। तो एक पृष्ठ 4/4 का है, अगर मैं 4/4 का है तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 × 4 = 16, 4/4 का यानी A², और 6 पृष्ठ है तो कितना हो जाएगा, अगर भुजा A मान लूँ, अगर इस घन की भुजा A होगी तो पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6A², यानी एक का कितना है अपने पास, A² है, यानी 2 भुजाओं का गुणनफल है, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल एक का कितना होगा, 6A²। तो मैं ये कहूँ कि 6 × 4 का स्क्वायर, 16 × 96, या 96 स्क्वायर में हो जाएगा, जो मीटर इकाई हो या कुछ भी हो। अब घन का एक का ये है, तो 3 की बात करें, 3 घन का, क्योंकि 3 घन है, तो 96 × 3, यानी हमारे पास जो घन का हमने निकाला वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 96 × 3। अभी हम अनुपात निकालेंगे। अब घनाभ को देखो, घनाभ में क्या होगा, इस तरीके से घनाभ जुड़ते जाएंगे, है ना, ऐसे जुड़ेगा, इसमें 3D थोड़ा वैसा लगेगा, 3D इस तरीके से ये जुड़ते जाएंगे। अगर यहाँ पे समझ में आता है तो इस तरीके, जैसे यहाँ बनाऊं तो ये भी ये जुड़ता जाएगा। तो तीनों जब देखो, तीनों जब जुड़ेगा तो एक भुजा उनकी बढ़ेगी, ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये वाली भुजा इनकी बढ़ जाएगी, यानी ये कितनी हो जाएगी, 3 घन मिलेंगे तो एक भुजा 12 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। लेकिन जो अदर 2 भुजाएं हैं, ये लंबाई और ऊंचाई, एक तो बढ़ जाएगी लंबाई वाली, तो ऊंचाई और चौड़ाई क्या होगी, वो 4 ही रहेगी, ये भी 4 रहेगी, ये भी 4 रहेगी, यानी 3 भुजाओं में से एक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अपन घनाभ की अगर भुजाओं की बात करें तो A = 12 हो जाएगा, B = क्या हो जाएगा, 4, और C = 4 हो जाएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ में भी 4 भुजाएं होती हैं, तो क्या, सॉरी 6 भुजाएं होती हैं, 6 पृष्ठ होंगे आपके, 3 भुजाएं होंगी, 6 पृष्ठ होंगे। तो इसी तरीके से 12 × 4, 12 × 4 अगर सूत्र के रूप में लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई, 6 है तो एक बार AB और BC और AC, इस तरीके से होंगे। तो कितने 6 पृष्ठ हैं, तो दो बार होंगे, 12/4 का 2 होंगे, 4/4 के 2 होंगे, और 12/4 के भी 2 और अलग से होंगे, है ना। तो मैं इसको लिखूं ऐसे सूत्र के रूप में, AB + BC, हाँ ये हो जाएगा 2AB + BC + CA, है ना। तो 2AB + BCA में क्या होगा, 12 × 4 + 4 × 4 + 12 × 4। मैंने देखा 12 × 4 = 48, 16, 48 + 16 + 48, 48 दूनी 96, और 16 कितना हो जाएगा, 96 4 112, 112 × 2, देखो ये × 2 करना है आपको, तो टोटल कितना हो जाएगा 224, है ना। हमारे पास परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 224 आ गया, यानी ये 224 आ गया, ठीक है।
और हमारे पास इसका कितना आ गया 96 इंटू 3 लिखा है मैंने, क्योंकि इसमें अनुपात निकालना था तो मैंने उसको पूरा गुणा करके नहीं लिखा। अब हमें इसको काटना पीटना है कि कौन सा आंसर आ रहा है। तो देखो इसको ये कट जाएगा 12 दूनी 12 एकन 12, 10 104 नहीं कट रहा, चलो 8 से काट देते हैं इसको। 8 से कटेगा ये 8 दूनी 16, क्या बात है, इसको लिखूं 8 दूनी 16 और ये 16 और 64 8 8 8 64 6 बचा 64 हो गया। 8 से इसको काटूं तो 12 8 96 यानी 12 हो जाएगा और इधर 96 इंटू 3 रखा। ठीक है, अब मैं उसको इस 4 से काटूं 4 3 12 और ये 4 7 28 यानी 7 हुआ, यहाँ 3 इंटू 3 बचा तो कितना हो जाएगा 7:9 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7:9 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो यानी अपन को क्या करना है, पहले घन का पृष्ठ निकालना है। एक का कितना हुआ 6a² होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। ए यहाँ पे क्या होती है भुजा होती है। ठीक है, और फिर दूसरा हमने क्या निकाला था घनाभ। जब घनाभ को घन तीनों जोड़ेंगे तो एक भुजा क्या होगी 12 सेंटीमीटर की हो जाएगी, यानी 4x4x4 यानी एक भुजा 12 की हो जाएगी, बाकी 4 4 की रहेंगी। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू AB/BC/CA। यहाँ AB/BC/CA क्या होती है भुजा होती है ना। तो ये 224 आया था और ये हमारा 96 इंटू 3 था। हमने अनुपात निकाला तो कितना हो जाएगा 7:9। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं एक निश्चित रूप से समान हैं, इसलिए वह एक समूह बनाते हैं। निम्न में से वह कौन सा है जो इस समूह से संबंधित नहीं है। इसमें अपन को और देखना है। तो और क्या लग रहा है आपको, देखो आप देखोगे 7 से कट रहा है, पूरी संख्याएं कट रही हैं। तो हमने देखा कि 7 ये 49 क्या है 49 स्क्वायर लिखा है, बाकी स्क्वायर नहीं है, तो यही फिर अलग होगा, है ना। बाकी तो कोई अंतर लग ही नहीं रहा है ना, डिफरेंस भी बराबर है, गुणक भी बराबर है, स्क्वायर है स्क्वायर से अलग कर दिया है इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बाबू ने 2500 रुपए में एक अलमारी खरीदी और इसे 3500 रुपए में बेच दिया। हानि तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो 2500 रुपए में एक अलमारी खरीदी और 3500 रुपए में उसको बेच दिया। आप ये बताओ, हमने 2500 का कोई माल खरीदा और 3500 का बेच दिया, है ना। तो हमें लाभ कितना हुआ, लाभ की बात करें तो लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ हमें 1000 रुपए, 1000 रुपए लाभ हुआ। तो उसने कहा हानि या लाभ प्रतिशत, लाभ तो हो रहा है लेकिन कितने प्रतिशत हो रहा है, किस पे हो रहा है, ये सेलिंग प्राइस है, क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है। हमेशा लाभ हानि को किस पे कैलकुलेट करते हैं अपन, कॉस्ट प्राइस पे यानी क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य का यानी 2500 का 1000 कितना परसेंट है, क्या देखना है 2500 का 1000 कितना परसेंट है। तो 2500 का 1000 कितना परसेंट है, तो x/100 हमें नहीं पता कितना परसेंट है, क्या है 1000। ठीक है, 0 से 0 0 से 0 25 से इसको काटूंगा तो 25 चौके 100 40, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40%। x इक्वल टू कितना आ गया 40%, या कितने का लाभ हो रहा है, इसको 40% का लाभ हो रहा है। या आसानी से आप देख सकते हो, मैंने कहा था कि इस तरीके से अगर कोई संख्या है तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दो 10% बन जाता है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो तो क्या हो जाता है 1% बन जाता है। तो हमने देखा कि 1000 है, 1 अंक के बाद पॉइंट लगा रहा हूं यानी 250 क्या है 10% है, 250 के 1000 यानी 40% हो जाएगा। आसान तरीका है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी पूरा इस तरीके से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है ऐसे क्वेश्चनों में ना। अगला ये रहा, यदि जॉन की बिल्ली एक सप्ताह में, यदि जॉन की बिल्ली एक सप्ताह में 1106 ग्राम भोजन खाती है तो एक दिन में वह कितना भोजन खाएगी। अब बताओ एक सप्ताह में 1106 खा रही है, एक सप्ताह में कितने, फिर एक दिन का पूछा है भाई 7 दिन में कितना खा रही है 1106। हमें एक दिन का निकालना है तो क्या करेंगे अपन 1106 में 7 का भाग दे देंगे। मैंने देखा 7 एकन 7 40 7 पंजे 35 5 56 7 8 56 है ना, 158 ग्राम खाएगी। कितना खाएगी, केवल भाग देना है 158 ग्राम खाएगी, है ना। क्योंकि 7 दिन में 1106 खा रही है तो एक दिन के लिए कम मान आएगा, कम मान के लिए क्या करते हैं अपन भाग दे देते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 6 7 एवं 15 प्रत्येक से विभाज्य हो। देखो भाई 6 से भी विभाज्य हो, 7 से भी विभाज्य हो और 15 से भी विभाज्य हो, और फिर वो क्या होना चाहिए वर्ग संख्या होना चाहिए। तो पहले वह छोटी से छोटी संख्या निकालना जो इन सब से विभाज्य हो, तो उसके लिए क्या करते हैं अपन एलसीएम लेते हैं।
वर्ग संख्या जो इतने से विभाज्य हो, तो इतने से विभाज्य पहले तो वो संख्या निकालेंगे, है ना। वह छोटी से छोटी संख्या जो इतने से विभाज्य, उसके लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है किसका, 6, 7 और 15 का। इसका आप एलसीएम लोगे, ठीक है। तो देखो मैंने बड़ी संख्या लिखी, या तो आप इस तरीके से लोगे 6, 7, 15 का एलसीएम इस तरीके से आप लेते हो, वो लोगे। नहीं तो मैंने कहा 15 लिखा, मैंने देखा कि 6 का भाग नहीं जा रहा, लेकिन एक 3 कट रहा है, 2 लिख दिया। 7 का भाग नहीं जा रहा, 7 भी लिख दिया। 15 दूनी 30, 7 21, यानी 210 एलसीएम आ गया हमारा। कितना आ गया, 210 एलसीएम आया। मैंने बड़ी संख्या लिखी 15, मैंने देखा 6 का कट रहा है, 6 में क्या है, 3 और 2 है, 3 तो कट रहा है, 2 नहीं कट रहा, 2 लिख दिया। अब 6 कट जाएगा। 7 का देखा ना, 15 में जा रहा है, 2 में नहीं जा रहा, 7 लिख दिया। 210 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब हमें देखना है वर्ग संख्या होना चाहिए, यानी इसका भाग तो जाना चाहिए। अब वर्ग संख्या या तो अपन ऐसे देखेंगे 210 में और जोड़ दो, यानी 420 हो गया, क्या भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, फिर जोड़ते जाएंगे। तो मैंने इधर देखा, इधर भी देख लोगे आप, क्योंकि 210 है, कौन सा हो जाएगा, 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441, तो ये आंसर सही हो जाएगा, 441 पे 00, है ना। इतने से विभाज्य हो, ठीक है, क्योंकि ये संख्या को, इनमें जो आंसर होगा उसको 210 से विभाज्य होना पड़ेगा। तो 21 का अपन देखोगे कि 21 का 441 में पूरा पूरा भाग जाएगा। इसमें भी आप देख सकते हो भाई पूरा पूरा जा रहा है क्या, है ना, वर्ग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर सबसे छोटी देखना है। दूसरी बात यह है कि सबसे छोटी वर्ग संख्या देखनी है। ऐसा नहीं है कि बड़ी वाली हो सकती है, ये भी हो सकता है कि सही हो, लेकिन अपन को सबसे छोटा देखना है। तो पहले इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, ये इससे बड़ी है ना। तो सबसे छोटी संख्या पहले अपन को चेक करना है कि सबसे छोटी कौन सी है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है, मैरी ने 80 रुपए प्रति किलो स्क्विड बेचकर दिन के अंत में 960 रुपए अर्जित किए। कितने किलोग्राम स्क्विड बेचे। देखो इसमें क्या है, 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचे। 1 किलो 80 रुपए का बेचा और 960 रुपए कमाए, तो कितने किलोग्राम बेचे। तो भाई अपन निकालेंगे, तो 960 रुपए का कितना बेचा, 80 रुपए से बेचा, तो 8 का भाग दे दो, तो 8 क्या हो जाएगा, 12 केजी, 12 अट्ठे 96, यानी 12 केजी उसने बेचे होंगे तभी 80 के भाव से, तभी तो 960 रुपए मिले, है ना। केवल भाग देना था। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगर समझ में नहीं आता हो, कोई प्रॉब्लम्स आती हो, कमेंट में जरूर बताएं, है ना। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण बिंदु -4,8 से संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है इसका मतलब है ये इसको वेरीफाई नहीं करेगा, तो करना नहीं है, वो वाला देखना है। तो इसमें क्या होता है, जब बिंदु होता है ये x, y का मान होता है, यानी x = यहाँ पे -4 है, y = क्या है। उसने देखा कौन सा समीकरण संतुष्ट नहीं करेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण को ही चेक करना पड़ेगा। मैंने पहला समीकरण देख रहा हूं मैं, देखो 2 की जगह x की जगह क्या रखूंगा, 4, तो -4 + 3 × 8 = 16 हो रहा है क्या। मैंने देखा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो -8 + 8 = 24 = 16, यानी 16 = 16, यानी ये संतुष्ट हो रहा है। 16 = 16 हो गया, इसका मतलब क्या है, ये संतुष्ट हो रहा है। हमें कौन सा निकालना है, नहीं होना चाहिए, यानी बराबर नहीं आना चाहिए। अब दूसरा देखूं मैं, तो दूसरे में देखूंगा, देखो 3 × -4 + 2 × 8 बराबर क्या होगा, 4, तो 8 दूनी 16 -12 + 16, यानी 4 आ रहा है, बराबर में 4 है, यानी ये भी संतुष्ट हो रहा है। अब मैंने तीसरा पार्ट देखा, x + 2y, तो x का मान क्या है, -4 + 2y, यानी 2 × 8, तो 8 दूनी 16 में से 4 गया तो 12, बराबर में 12 हो रहा है, यानी तीनों ये संतुष्ट हो रहे हैं। अब ये इसको चेक करूंगा मैं, चौथे वाले को, तो 3 × -4 -y का 8 = 20। मैंने देखा -12 और -8, यानी 20 हो रहा है, तो -20 = 20 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ माइनस है प्लस है, यानी संतुष्ट नहीं हो रहा है। अगर संतुष्ट नहीं हो रहा है तो फिर कौन सा ऑप्शन होगा, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। इस तरीके से लिखना, आप यहीं पे चेक कर सकते हो भाई, x -4 दूनी 8 -8 8 24 -24, यानी 16 हो रहा है, बराबर हो गया। यानी आप मान को यहीं रख के कैलकुलेशन मौका नहीं कर सकते हो, ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती है ना। ये तो अपन आसानी से, आसान कैलकुलेशन है, उसको आसानी से कर सकते हो, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। अपन को संख्या बताना है, कौन सी संख्या छोटी है। 55 734, 55 343। अब देखो ये छोटी हो गई इससे, तो 343 से छोटी कौन सी है, ये 437, ये भी बड़ी होगी, 543
हाँ ये 57 है तो ये तो बड़ी होगी। तो इसमें 55 437 347 तो कौन सी छोटी होगी, ये वाली 55 347 वाली छोटी होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन केवल संख्या देखना था, कुछ नहीं है ना। एक मेज 200 रुपए में खरीदा गया, 1800 रुपए में बेच दिया गया, हानि प्रतिशत बताओ। एक मेज 2000 रुपए में, हाँ, और 1800 में बेच दिया, मतलब मैंने सीपी उसकी 2000 थी और एसपी यानी सेलिंग प्राइस उसकी 1800 थी। कितना कम का बेचा, 200 का, यानी 200 रुपए घाटा हो गया, उसको हानि हुई, 200 रुपए का घाटा हुआ, हानि हुई। अब हमें हानि प्रतिशत निकालना है, तो वो किस पे हुई, सीपी पे। तो सीपी का यानी 2000 का कितना प्रतिशत है, तो x बटे 100 बराबर क्या, 200, यही तो प्रतिशत बनेगा। तो मैंने देखा 1 2 3 4, अब मुझे 20 का भाग देना है, तो 20 दाई 200, यानी x बराबर 10 आया। तो x बराबर 10 आया तो कितना हो जाएगा, 10%, यानी 10% का क्या होगा, उसको हानि हुई। देखो 200 हमें निकालना है, 2000 का 200 कितना परसेंट है। मैंने कहा था कि अगर कोई संख्या लिखी हुई एक अंक के बाद पॉइंट लगाओगे 10% बन जाएगा, 2 अंक के बाद लगाओगे 1% बन जाएगा। तो मैंने देखा 1 अंक के बाद पॉइंट लगाया तो कितना बन गया, 200। 200 क्या है, 10% हो गया। क्लियर है ना, कुछ करना ही नहीं है। यहीं से देख लो 200 में से कितना कम हो रहा है भाई, 200 कम हो रहा है। किस पर निकालेंगे, ये क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का 2000 का 200 कितना है, 10% आंसर हो गया, है ना। ये चीजें सब समझने के लिए लिख रहा हूं मैं, है ना। बिल्कुल फास्टली सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। जिसको नहीं आती है तो वो जरूर कमेंट में बताएं कि सर हमें फास्टली नहीं आता, उनका भी हमारे पास तरीका है कि कैसे आपको सिखाना है ना। हाँ अगला देखें, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। मैंने देखा, देखो ये लिखा हुआ है 11 इंटू -34 -12 इंटू 34 प्लस माइनस के 34 इंटू माइनस के 24 -10 प्लस -7। तो पहले कोष्टक को सॉल्व करते हैं, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, यहाँ पे हमें क्या लग रहा है, -34 यहाँ है, यहाँ भी +34 है, लेकिन अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ से 34 आ जाएगा। यहाँ भी -34 है, क्या मैं या तो 34 को कॉमन ले लूँ, अगर आप गुणा करोगे तो काफी टफ लगेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 11 इंटू -34 एक बार लिख रहा हूँ माइनस, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 12 इंटू माइनस के 34, इसको मैंने माइनस को यहाँ ले आया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। प्लस मैंने इसको लिख लिया माइनस के 34 इंटू माइनस के 24 अपॉन नीचे लिख दिया माइनस के 10 प्लस माइनस के 7। माइनस के 34 अगर मैं ऊपर कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या, फिर 11 प्लस 12 और यहां से क्या बचेगा, माइनस के 24 अपॉन नीचे क्या होगा, माइनस के 10 माइनस के 7 यानी माइनस के 17। मैंने देखा यहां से आगे माइनस के 34 23 11 12 23 24 जाएगा तो माइनस के 1 अपॉन माइनस के 17। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा या नीचे से काट दो कुछ भी हो जाएगा। 17 दूनी अब 1 है, ये 34 सेकंड 34, 17 दूनी 34 तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2 आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। हाँ आप अगर यहाँ पे गुणा करने की कोशिश करोगे यहाँ पे भी तो फिर क्वेश्चन में काफी टाइम लगेगा, क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। तो अपन देख लो, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लेंगे तो बेटर रहेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है ये दिया है m = -3 है तो इसका मान क्या होगा। केवल क्या करना है, आपको m की वैल्यू पुट करना है। मैंने एक बार लिख देता हूं -m 3 - 5m अपॉन m। देखो m की जगह -3 रखा, माइनस ये वाला माइनस है, फिर -3 आएगा, फिर क्या होगा 3 - 5 इंटू -3 रहेगा अपॉन -3 रहेगा। अब देखो मैंने ऊपर लिखा -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 + 3। अभी ये कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो माइनस के 3 प्लस 5 ये 15, है ना, अपॉन क्या हो जाएगा माइनस के 3। अब ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस के 3 प्लस ये वाला प्लस, है ना, ये प्लस हो जाएगा। अब ये 5 3 18 यानी 3 इंटू 18, है ना, अपॉन -3। 18 3 54 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखूं -3 प्लस 54 अपॉन -3। तो 54 में से 3 गया तो 51, तो माइनस के 51 प्लस के 51 अपॉन -3। अब भाग दोगे आप तो 17 × 51 यानी किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि हमारे पास नीचे माइनस थी, है ना। करना क्या है, केवल m की वैल्यू करना है। मैंने रखा 3 -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पे, है ना, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 3
18, 18 थी 54 माइनस 3 51। इसको आसानी से कर सकते हो, इतना लिखने की बजाय मैंने यहाँ लिखा -3, तो -3 रखोगे तो प्लस का हो जाएगा, 5 3 15 3 18 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ माइनस करोगे तो मैंने देखा माइनस माइनस प्लस होगा, तो 18 थी 54, 54 माइनस 3 ये आगे वाला हुआ, तो माइनस के 54 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा 51, यानी प्लस के 51 ऊपर बचा, नीचे देखा हमने माइनस के 3 है तो भाग दोगे तो माइनस के 17 आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाला माइनस ऊपर पहुंच जाएगा, या नीचे लिखूं बात एक ही है ना। ये देखो सॉल्व करें, 2 की घात 3, 3 की घात 2, 9 इंटू 4, हमें 6 के रूप में बनाना है तो इसको हम 6 के रूप में बना देंगे। 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 की पावर 2 इंटू 9 इंटू 4, ये लिखा हुआ है। मैं इसको 3 दूनी 6 ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ये 2 की पावर 3 है, ये यहाँ पे भी 3 है, मैं इसको 6 की पावर क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, है ना। अब यहाँ से हो जाएगा 6 की पावर 3 दूनी 6, 6 इंटू, अब देखो 3 दूनी 6 है, 3 दूनी 6 तो 6 की पावर 2 ये हो जाएगा। जब बेस समान होगा तो फिर क्या होता है घात जुड़ जाती है तो 6 की पावर 8 बन जाएगा ना। इसको हमने क्या किया 3 दूनी 6, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, केवल 3 और 3 इंटू 2 की पावर 2 की बात करूं तो 3 इंटू 2 की पावर 2 ऐसे लिख सकता था, फिर 6 की पावर 2 लिख देता था, है ना। वही बात है, एक ही बात है, आपकी समझ में आ जाएगा, इसलिए 6 की पावर 8, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 6 की पावर 8 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, 18 इंटू 45 की पावर 3 है, पावर 3 दिया है, इसका हमें क्यू करना है। एक तो ये है आप इसका गुणा करोगे क्यू करोगे, बेटर है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं इसका गुणा करके बताऊं, गुणा करोगे 18 पंजे 90 की 0 हासिल की 9, 18 चौक 72 और 9 81, 810, है ना। 810 का क्यू, यानी आपको 81 का क्यू निकालना है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और 3 जीरो आएंगी, आप यहाँ से समझ रहे हो। देखो अगर 810 का क्यू निकालूंगा मैं तो हमें ये बताया 81 का कुछ ना कुछ क्यू निकलेगा और लास्ट में 3 जीरो आएंगे, ये तो पक्का है। या मैं यूँ कहूँ 810 इंटू 810 इंटू 810, यानी 81 का तो 3 बार गुणा होगा, लेकिन 3 जीरो ये लास्ट में जरूर आएंगे, ये तो पक्का है ना। तो 3 जीरो लास्ट किस में है, केवल इसमें है, ये ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे भी मत पहुंचो इसके लिए, ऑप्शन के लिए, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे देखो, जब अपन मैं ये सिखाता हूँ कि कोई भी संख्या है, आपने पढ़ी होगा कि 8 7 इंटू 5 4 इंटू 6 7, इनका गुणा करने पर लास्ट में कितने जीरो आएंगे, क्या पूछता है कितने जीरो आएंगे। ऐसे क्वेश्चन आ जाए और पूछे कि लास्ट में कितने जीरो आएंगे, तो उसके लिए अपन क्या देखते हैं कि जीरो कैसे देखते हैं, वो आपको पता है 5 और 2 का मिलन देखते हैं। तो हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें 9 इंटू 2 लिखा है, इंटू इसमें लिखा है 5 इंटू 9 लिखा है ना। तो मैंने देखा 5 और 2 का मिलन हो रहा है, 1 बन रहा है। अगर घात 3 है तो 3 बनेंगे, 5 और 2 कितने बनेंगे 3 बनेंगे, तो ये तो पक्का है कि 3 जीरो आएंगे। अगर मैंने देखा कि 3 जीरो एक ही ऑप्शन में है तो वही ऑप्शन लगा दो, कुछ सोचो ही मत, है ना। अगर ऐसा है तो कौन सा, ये ऑप्शन लगा दो, आगे कुछ करना ही नहीं है। क्लियर है। बाकी नहीं है तो आप 81 का फिर क्यू निकालोगे, जिस तरीके से आप या तो गुणा करके निकालोगे या क्यू का जिस तरीके से आप निकालते हो उस तरीके से निकाल सकते हो, कई एक तरीके रहते हैं फिर, है ना। अब मैंने देखा कि ऑप्शन में अगर 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा के आगे बढ़ जाओ, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आप 81 का अगर 3 जीरो 2 जगह होती है जैसे, तो फिर कहीं ना कहीं ये इकाई का अंक जीरो के बाद जो एक अंक है ना वो कहीं ना कहीं चेंज होता है। अगर 81 बन रहा है, 81 बन रहा है, अगर आप यहाँ तक पहुंचते हो तो इकाई का अंक एक ही होगा, तो एक इसी में है। अगर इनमें होता तो कहीं ना कहीं या तो जीरो पर डिफरेंस होगा या इकाई के अंक पे जीरो के बाद जो अंक आएगा उस पर डिफरेंस होगा, कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा, तो उससे जल्दी आंसर आ जाएगा। क्योंकि आप इसको अगर डिटेल में करोगे तो फिर कम से कम 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट लेगा, जो कि एग्जाम में सही नहीं है, 1.5-2 मिनट, है ना। अगला देखें, 9/12 इनके मध्य निहित है, किनके मध्य निहित है, 9/12 का मान है वो किनके मध्य निहित है। तो 9/12 का वैल्यू क्या है, 3 × 3 3 × 12, यानी क्या होगा 3 × 12, यानी 3/4 की बात करें तो हम ये क्या हो जाता है 0.75। अब मैंने ये इसे देखा, देखो 5.6, 5/6 और 7/8 क्या कर रहे हैं, 6 का भाग दो 6 × 48, 6 × 48.8, मैंने इसको दिया 8 8 64.8। आप बताओ ये 8 है ये 8 है, यानी 0.7 के पीछे कुछ भी नहीं है, तो ये हो नहीं सकता। इसका देखा तो 10 का भाग दोगे 0.9, 9 का भाग दोगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये भी बड़ा है 0.9, इससे तो बड़ा है 0.9 भी बड़ा है और 1.1 भी बड़ा है, दोनों ही बड़े हैं, बीच में होना चाहिए। अब मैंने देखा 8/9 और 5/7, 8/9, 5/7,
इसको देखोगे 9 का भाग दिया मैंने 80 में, तो 9 8 72.8, 80 हुआ 9 8 72.88। इसको देखा तो 0.7 बचा 10 होगा 0.71, यानी ये इसके 7.1 के 7.5 है, ये इसके बीच में आ रहा है 7.5, 0.71 के बीच में आ रहा है। ये आंसर सही हो जाएगा, है ना। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो अपन इसको चेक करूं मैं, इसको 3/2 को, तो 2 का भाग दोगे तो 1.5 आएगा, 3 का भाग दोगे तो 1 पॉइंट कुछ 3 आएगा, तो यानी ये तो बड़ा ही हो जाएगा, ये तो 1 पे पहुंच जाएगा, ये 75 पे है, तो बीच में कौन सा है फिर? ये वाला तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये चेक ही करना पड़ेगा आपको कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। अगला देखें, एक वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर है, प्लॉट की परिधि क्या है? प्लॉट की परिधि क्या होती है? जैसे इस तरीके से कोई वर्ग बना हुआ है, तो इसकी जो भुजाएं हैं ए चारों तरफ आप घूम जाओगे इस तरीके से, चारों तरफ ये उसकी परिधि हो जाएगी। परिधि बोले, परिमाप बोले, पेरीमीटर बोले, एक ही बात है ना। तो हमने देखा वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, यानी ए स्क्वायर, भुजा का गुणा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 64 होगा, तो ए का मान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। दूरी हमेशा प्लस होती है, प्लस माइनस में नहीं होती, तो ए का मान 8 है। हमें क्या होता है? परिमाप बोलूं या परिधि बोलूं या पैरामीटर बोलूं, क्या होता है? ए 4 बार ए, तो 4a, तो क्या हो जाएगा? 4 × 8 इज इक्वल टू 32, है ना। चारों तरफ की अगर ये 8 है, ये 8 है, और ये भी 8 है, और ये भी 8 है, तो 8 चौके 32, क्या कितना आंसर हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये दिया है आपको x/2 + y/5 इज इक्वल टू 12, हाँ, और 4x, देखो x/2 + y/5 इज इक्वल टू 12। दूसरा समीकरण है 4x/3 - y/3 इज इक्वल टू 19। हमें x और y के मान निकालने हैं। x और y के मान हमारे पास ऑप्शन में है। अगर आप ऑप्शन से नहीं करोगे तो इसके दो समीकरण बनेंगे, वो आपको बता देता हूं कि एलसीएम लोगे 10, तो 5x + 2y यहां से निकालोगे आप, क्या लिखोगे? 5x + 2y, 10 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 12 × 120। अब दूसरा इसका निकालो, देखो यहाँ पे इसमें 3 है, 4x - 3y, 4x - y, 3 का इधर उल्टू हो जाएगा, तो 57। अब यहां से आप क्या करोगे? x और y का मान निकालना है, तो मैं 2 का गुणा कर दूं, y हट जाएगा। इसमें मैंने 2 का गुणा कर दिया नीचे वाले समीकरण में, और मैं उसको जोड़ देता हूं, ठीक है। तो 2 से जोड़ा तो मैंने, y से y हट गया, 4 दूनी 8 5 13x इज इक्वल टू 120 प्लस 57 दूनी क्या होगा? 114, 7 दूनी 14, 5 दूनी 50, 114, 120 और 114 234। मुझे x का भाग देना है, तो 13 × 13, 10 बचा, 13 8 104। x इज इक्वल टू क्या हो गया? 18 हो गया। तो x का मान 18 हो गया, तो y का मान निकालने के लिए मैं किसी न किसी समीकरण में यहाँ रख दूं, जैसे फर्स्ट समीकरण में रखा, तो 5 × 18 + 2 = 120, ठीक है। 18 × 5 = 90, यानी 2 y है, y का मान निकालना है। 120 है, 18 × 5 = 90, 90 उधर जाएगा, 30 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 120 है, 5x + 2y, 18 × 5 = 90 उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे प्लस है, ये है ना, 2y है, तो 120 यानी 30 बचेगा, 2y = 30 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 15 आ जाएगा। यानी x का मान 18, y बराबर 15, x बराबर 18, y बराबर 15 हो गया। ये तो हुआ आप समीकरण को सॉल्व करोगे बिल्कुल डिटेल में तब। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो कि हमें समीकरण सॉल्व नहीं करना है, तो फिर क्या करोगे? फिर ऑप्शन से मान रखोगे। जैसे मैं यूं रखूं, मैंने 18 रखा है यहाँ पे, तो 18x बराबर 18 रखो, देखो 18 रखोगे, 2 नंबर 18 -9, 15 रखोगे तो 5 से 15 -3, -9 -3 -12, यहाँ पे हो रहा है +12, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है समीकरण, क्योंकि -12 है +12 हो रहा है, तो काट दो। अब एक बात समझ में आएगी आपकी में कि यहाँ -12 हो रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों माइनस के चिन्ह है, तो फिर सही आंसर कौन सा होगा? प्लस वाला होगा, तो आप सीधा पहुंच सकते हो एक ही ऑप्शन से, क्योंकि माइनस वाला है नहीं, तो प्लस वाला होगा। अगर आप रख के देखोगे तो 2 नंबर 18 9, 5 से 15 3, 9 3 12 सेटिस्फाई हो गया समीकरण, है ना। हाँ, दूसरा भी चेक कर लो, दूसरा समीकरण को कंफ्यूज हो तो इसको मैं इसमें रखा मैंने 18, तो 3 चौके 18, 6 चौक 24, 3 5 15, 24 में से 5 गया तो 19 हो गया, आंसर सही हो जाएगा। 8 रखोगे, जैसे इस वाले को रखोगे, 8 रखा मैंने, तो 2 चौके 8, 4 आया, 5/5 1 आया, तो 4 1 5 हुआ, तो 5 तो हो नहीं रहा, और इसमें माइनस का है तो माइनस के 5 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं होंगे, है ना। तो इसलिए आप ऑप्शन से अगर रख के देखोगे x और y का मान, तो जल्दी सेटिस्फाई हो जाएगा और आंसर निकल आ गया। क्योंकि ये क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, तो
बेटर रहेगा। नहीं तो ऐसे करोगे तो आप कितना भी शॉर्ट लिखोगे तब तो 1 से 1.5 मिनट तो आप ले ही लोगे, है ना। अगर समीकरण आप लिख रहे हो तो 1-1.5 मिनट जरूर लगेगा, और अगर आप ऑप्शन से चेक कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 सेकंड में आप आंसर निकाल लोगे, है ना। ठीक है दोस्तों, तो आप जरूर कमेंट करें कि कैसा लगा वीडियो, कैसे रही, आपके समझ में आया कि नहीं आया, और आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है समझने में, आवाज़ में कोई प्रॉब्लम है या कोई भी इशू हो आपको तो वो बताइएगा, है ना। कोई भी टॉपिक जो आपको टफ लगता हो तो उस पर कमेंट में बताइएगा कि सर हमें इस पर वीडियो चाहिए, तो वो भी चीज़ें मैं आपके लिए अवेलेबल करूँगा, है ना। ठीक है, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और लोगों को बताएं अपने साथियों को कि हाँ इस पर हम सर वीडियो डाल रहे हैं जिसमें एनालिसिस चल रहा है। आगे भी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए भी मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा, उनकी भी एनालिसिस और अच्छे तरीके से करवाऊंगा। ठीक है, इसको मैं डिटेल इसलिए ले लेता हूं क्योंकि जिससे सबकी समझ में आ जाए। आप चाहोगे कि सर डिटेल नहीं लेना तो मैं फास्टली भी ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन ही छोटे छोटे हैं तो उसको ज़्यादा फास्टली लेने से क्या है, जब आप एग्जाम बढ़ा दोगे, जैसे एसआई का है, पुलिस का है, उसमें कम समय होता है तो उसको भी शॉर्ट तरीके भी मैं काफ़ी सारा बता दूंगा, है ना। लेकिन कैलकुलेशन का होना बहुत ज़रूरी है ना। इस बात का ध्यान रखेंगे, कैलकुलेशन अच्छी होगी तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। ओके बाय, थैंक यू।